डिफरेंशियल इक्वेशन में आज हम लोग ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन को पढ़ने वाले हैं जिसका ऑर्डर ज्यादा होगा एक से, लेकिन डिग्री 1 ही होगा। डिग्री तो 1 होगा लेकिन ऑर्डर एक से ज्यादा होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग नाम देते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, इसका नाम होता है। वैसे आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि 1 डिग्री बट नॉट 1 ऑर्डर, ठीक है। तो इसमें ऑर्डर ज्यादा होता है, डिग्री 1 होता है। तो ऑर्डर कितना हो सकता है, तो 1 से ज्यादा कितना भी हो सकता है। तो इसका जनरल फॉर्म कुछ इस तरीके से बनता है। यहाँ पे इसका डिग्री n से लेकर 1 तक होता है। देखिए यहाँ पे डिग्री 1 है लास्ट में जाकर के, इसलिए यहाँ पे सीधा y आ गया है। डिग्री 0 है, सॉरी 0 तक जा सकता है। और यहाँ पे 1 है, n है, ठीक है। तो n से लेकर n के जगह पे कुछ भी नेचुरल नंबर हो सकता है। और इसके साथ एक कांस्टेंट हमेशा लगा रहता है, इसलिए इसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट भी बोलते हैं। तो यहाँ देखिए P1 है, नेक्स्ट वाले में P2, P3 करते करते Pn तक होगा। और ये P क्या है, तो ये P कांस्टेंट है, ठीक है। तो इस तरीके से इसका जनरल फॉर्म होता है। और इक्वल में इसके x होता है, कोई नंबर होगा कुछ भी, ठीक है। तो x कोई फंक्शन हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके का ये जनरल इक्वेशन इसका होता है, इस तरीके का ये डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। तो आज हम लोग सीखेंगे कि इस तरीके का अगर आपको डिफरेंशियल इक्वेशन मिलता है तो आप इसको कैसे सोल्व करिएगा, इसको सोल्व करने का मेथड क्या होता है, कैसे हम लोग इसको सोल्व करते हैं। एक्चुअली इससे एक फुल क्वेश्चन पूछता है, यानी पूरे 16 नंबर का क्वेश्चन इससे आता है। 4 क्वेश्चन देता है, उसमें से आपको चूज करके कोई 2 बनाना रहता है, यानी एक फुल क्वेश्चन पूरा रहता है। इसलिए ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए समझते हैं कि हम लोग इसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं। तो हम लोग जनरली क्या करते हैं ना, डी बाई डी एक्स को, इस डी बाई डी एक्स को डी कैपिटल डी नाम दे देते हैं, शॉर्ट, इसको शॉर्ट में इतना लिख देते हैं ताकि हम लोग को बार बार इतना ढोना नहीं पड़े। डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स बाई, इतना ढोने के इतना लंबा हो जाता है, इसलिए हम लोग इसको शॉर्ट फॉर्म में डी लिखते हैं, ठीक है। तो जब भी आपको क्वेश्चन का बुक में हर जगह आपको डी ही मिलेगा, तो आप समझ जाइएगा यहाँ पे डी का मतलब डी बाई डी एक्स है, ठीक है। तो इसी जनरल फॉर्म को हम लोग ऐसे सजा कर लिख सकते हैं, डी बाई डी एक्स की जगह पे कैपिटल डी, और यहाँ n है तो n और y, ठीक है। ये इसके जगह पे हम लोग पूरा डी लिख लिए हैं, ठीक है। और ये n लिख दिए तो इसका मतलब ये भी इंक्लूड हो गया कि ये इसका डिग्री जो है वो n है, ठीक है। तो d का पावर n y हो गया, और इसको हम लोग लिख लेंगे p1 और d का पावर n माइनस 1 y, ठीक है। और इसको लिखेंगे प्लस डॉट डॉट, और इसको लिखेंगे pn y, ठीक है, इज इक्वल टू x, ठीक है। तो इसको सोल्व करने के लिए हम लोग इसको एक काम करते हैं, इस सारे में से y का कॉमन बना लिया जाता है, ठीक है। d का पावर n और प्लस p1 d का पावर n माइनस 1 और प्लस डॉट डॉट प्लस pn और इंटू y, ठीक है। सारे में से y का कॉमन हम लोग बना लेते हैं और इज इक्वल टू x। तो अब जो है इस पूरे का नाम, इस पूरे को आप देख सकते हैं कि अब ये d का फंक्शन है, ठीक है। इसमें जो मेन फंक्शन है वो d है, तो हम लोग इसको बोलते हैं फंक्शन ऑफ d, ठीक है। ये d का फंक्शन है और इनटू में कितना है, y है, और इज इक्वल टू x है, ठीक है। तो इस x वाले फंक्शन को, इस x वाले फंक्शन को हम लोग इसको f नाम दिए ना, इसको q नाम, p नाम, फाई कुछ भी दे सकते हैं, कोई भी बोल सकते हैं। तो हम लोग इसको q फंक्शन बोल देते हैं, ठीक है। q x का माने q का ये फंक्शन है। तो इस तरीके का ये इसका फॉर्म बनकर आता है। जनरल फॉर्म को हम लोग सिंप्लीफाई करके इतना छोटा कर लिए, ठीक है। ये आपको दिमाग में रखना है, जब भी आपको इस टाइप का इक्वेशन मिलेगा, इस टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा, आप उसको इस फॉर्म में पहले लाइएगा, ठीक है। इस फॉर्म में आप ला लिए तो उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कैसे इस फॉर्म में आने के बाद सोल्व होता है, ठीक है। तो मेन सबसे पहला जो काम होता है वो इस फॉर्म में लाना होता है। कभी कभी डायरेक्ट आपको इस फॉर्म में दिया ही रहता है तो और आसान होता है वहां पे। तो ठीक है, अब हम लोग आगे समझते हैं कि इस फॉर्म में लाने के बाद इस इक्वेशन को कैसे सोल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कैसे इसको सोल्व करते हैं। हम लोग का जो मेन इक्वेशन है वो ये है, ठीक है। मेन जो हम लोग का इक्वेशन है वो ये है, और इसी को सिंप्लीफाई करके हम लोग को आंसर ला देना है। तो सिंप्लीफाई करने का मतलब क्या है, किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने का मतलब क्या होता है, क्योंकि क्या उसका मतलब ये होता है कि उसमें से डिफरेंशिएशन हटा दे। तो उसमें से डिफरेंशिएशन कौन है, डी वाला है।
डी के जगह पे डी बाई डी एक्स है, तो डिफ्रेंशिएशन को हटाना है और निकालना क्या होता है, वाई का वैल्यू निकालना होता है जिसमें डिफ्रेंशिएशन नहीं हो, यानी वाई का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए इस यहाँ से वाई का वैल्यू निकालने के लिए दो चीज हम लोग को निकालना पड़ता है। एक हम लोग को निकालना है सी एफ, ठीक है, ठीक है, इसको बोलते हैं कम्प्लीमेंट्री फंक्शन। ठीक है, और एक निकालना है पी आई, पी आई को बोलते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल। ठीक है, ये दो चीज हम लोग को निकालना है और दोनों चीज को जब हम लोग ऐड कर देंगे तो ये y के इक्वल में आ जाता है और यही इसका सॉल्यूशन हो जाता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, ये है जनरल फॉर्म, ठीक है, और ये है सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन है। बस इतना आसान है, आप समझ सकते हैं। आप यहाँ इसको जनरल फॉर्म में ला दिए और लाने के बाद कम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना है और पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है। ठीक है, और दोनों को निकाल करके ऐड कर देना है। दोनों को अब जब आप ऐड कर दीजिएगा तो y का वैल्यू निकल जाएगा और वो हो जाएगा सोल्व। ठीक है, इतना ही करना है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ से शुरू होता है, देखिए प्रॉब्लम शुरू होता है ये सी एफ पे और पी आई पे। ठीक है, अब सी एफ निकालने के बाद ना इसका अपना 5-6 को टाइप होता है। ठीक है, नहीं 5-6 को नहीं, 4 टाइप होता है। ठीक है, अब सी एफ जब आप निकालते हैं, सी एफ निकालने के लिए कुछ चीजों को समझना है कि सी एफ निकालते कैसे हैं और वो कितने टाइप का होता है, कि किस किस टाइप पे डिपेंड करता है। ठीक है, और उसके बाद ये पर्टिकुलर इंटीग्रल में भी कुछ लोचा होता है। ठीक है, ये समझना है, ये दोनों समझना है। उसके बाद क्या करते हैं, अब सी एफ कैसे निकालते हैं ये समझना है। तो सी एफ निकालने के लिए सबसे जो पहला काम करना है, पहला स्टेप जो हम लोग को क्वेश्चन में चलना है, अब देखिए हम लोग का टारगेट ये है कि सी एफ निकालना है, पी आई निकालना है, दोनों को ऐड कर देना है। हम लोग के पास है ये, तो इस इक्वेशन से, इस डिफरेंशियल इक्वेशन से हम लोग पहले क्या करते हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाते हैं। ऑक्सिलरी इक्वेशन यानी कि एफ डी इज इक्वल टू 0 कर देते हैं, इसको 0 के इक्वल करते हैं, तो इसको बोलते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन। ठीक है, ये ऑक्सिलरी इक्वेशन आता है। यहाँ से हम लोग का क्या होता है, यहाँ से इससे डी का वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये एफ डी इज इक्वल टू 0 करते हैं और उसके बाद यहाँ से डी का वैल्यू निकालते हैं। और डी का वैल्यू मान लीजिए कि अब यहाँ पे एक इक्वेशन लेते हैं, मान लेते हैं समझाने के लिए आपको लिए डी क्यू, ये क्यों लिख रहे हैं, हम सीधा ये लिख रहे हैं डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 3, चाहे ऐसे करते हैं, इसको लेते हैं 3 और इसको लेते हैं 2। ठीक है, इंटू वाई इज इक्वल टू मान समथिंग कुछ x ले लिए। ठीक है, इस तरीके का हम लोग को डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, ये मान लेते हैं। तब क्या करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे इसको, तो हम आपको बताएं कि इसको फंक्शन ऑफ डी मानना है, तो फंक्शन ऑफ डी के जगह पे 0 पुट करेंगे, यानी इसके जगह पे 0 करेंगे, यानी डी स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2 इज इक्वल टू 0 लेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, अच्छा यहाँ पे 2 लेते हैं, यहाँ पे 3 लेते हैं, उस समय सही लिए थे ताकि ये आसानी से सॉल्व हो जाए। अब यहाँ से d का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो d का जब वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से 2 को वैल्यू आएगा। अब देख लीजिएगा, एक -2 आएगा, एक -1 आएगा, इस तरीके से जो भी वैल्यू आए, मान लीजिए इतना ही नहीं। अब देखिए d का वैल्यू तो यहाँ मान लीजिए -2 आया है, -1 आया है, लेकिन हो सकता है कि d का वैल्यू इमेजिनरी भी आ जाए, हो सकता है कि d का वैल्यू सेम आ जाए, दोनों 1 ही आ जाए, दोनों -1 ही आ जाए, इस टाइप का बहुत सारा बात हो सकता है। तो देखिए d का वैल्यू 4 तरीके का आता है, एक तो रियल आएगा, दूसरा इमेजिनरी आएगा, एक होगा कि रियल आएगा और दोनों सेम आएगा, एक होगा कि इमेजिनरी आएगा और दोनों सेम आएगा। इस तरीके का 4 कंडीशन बनता है। तो चारों कंडीशन में अलग अलग तरीके से CF हम लोग निकालते हैं। देखिए CF जो हम लोग निकालते हैं वो इस D का वैल्यू निकालने के बाद का प्रक्रिया है। सबसे पहला प्रक्रिया है आप इस फॉर्म में सजा दीजिए इक्वेशन को। दूसरा प्रक्रिया है कि आप D का वैल्यू निकालिए, ठीक है, और D के वैल्यू पे डिपेंड करेगा CF, ठीक है, वो हम बताएंगे किस चीज पे क्या होगा। और जब CF आप निकाल दिए हैं उसके बाद PI निकालें। तो PI क्या होता है थोड़ा सा समझ लेते हैं। अब देखिए PI के बारे में क्या कहा गया है। PI के बारे में कहा गया है कि ये
क्यू एक्स बाई एफ डी होगा, मतलब फंक्शन ऑफ डी को डिवाइड करना है क्यू एक्स में, जो आर एच एस में, जैसे यहाँ एक्स है तो ये एक्स बाई और ये पूरा हो जाएगा, ठीक है, फंक्शन ऑफ डी, ये होता है क्यू एक्स। तो अब इसके साथ क्या लोचा हो जाता है ये पी आई के साथ, कि अब चूंकि हम तो y बराबर ये फाइनल आंसर लिख रहे हैं ना, तो उसमें ये डिफरेंशिएशन नहीं रहना चाहिए ना, तो इसको सिंप्लीफाई करना होता है आगे, ऐसा नहीं कि इसका सीधा वैल्यू रख करके इसका हम लिख दिए, नहीं, इसको सिंप्लीफाई करना होता है, तो इसका अपना तरीका होता है। इसलिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि हम लोग ये, आप डी तो आसानी से निकाल लीजिएगा, ये डी तो निकालना बहुत ईजी है, ये आप पढ़े हुए हैं, ये सिंपल निकल जाएगा, लेकिन हम लोग को ये समझना होगा कि कंप्लीमेंट्री फंक्शन कैसे निकालेंगे। अगर हमको डी पता चल जाए तो कंप्लीमेंट्री फंक्शन कैसे निकलेगा और उसके बाद पी आई कैसे निकलेगा, ठीक है, पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकलेगा। अगर ये दो चीज अगर हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं, उसके बाद खटाखट क्वेश्चन बनेगा, कुछ करना ही नहीं है, पहले क्वेश्चन को इस फॉर्मेट में सजाएंगे जो कि बहुत ईजी है, उसके बाद डी का वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद सी एफ निकालेंगे, पी आई निकालेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे, आंसर हो गया, ठीक है। अगर आप इतना बात समझ जाते हैं तो 16 मार्क्स आपका है, ठीक है, एकदम इसमें कोई दाग नहीं है। तो चलिए हम लोग अच्छे से पहले समझते हैं सी एफ को और पी आई को। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे सी एफ, कम्प्लीमेंट्री फंक्शन। देखिए यही 4 टाइप का कम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है सी एफ, जिसको हम लोग शॉर्टकट में बोलते हैं रियल एंड अनइक्वल। पहला टाइप जो है वो रियल एंड अनइक्वल, अगर रूट से रियल आ जाए लेकिन अनइक्वल हो, मतलब दोनों इक्वल नहीं हो, मान लीजिए कि 2 रूट से आ गया और वो दोनों इक्वल नहीं है, या फिर 3 रूट से आ गया वो इक्वल नहीं है, 4 रूट से आ गया वो इक्वल नहीं है, बहुत सारे रूट है लेकिन सारे के सारे रूट अलग अलग हैं, तब पहला नंबर केस हम लोग अप्लाई करेंगे। और इस केस में मान लीजिए कि रूट इतने सारे n गो रूट्स हैं, m1 m2 m3 m4 m5 करते करते mn तक इतना सारा रूट्स है, लेकिन सारे के सारे रूट्स अलग अलग है, सारे के सारे रूट्स अनयूनिक है, यूनिक नहीं है, ठीक है। यूनिक का बात नहीं करेंगे, माने सारे के सारे रूट अनइक्वल है, इक्वल नहीं है, ठीक है। तब इस केस में सी एफ इतना होगा, क्या होगा, C1 का मतलब यहाँ पे कांस्टेंट है, C1 C2 C3 ये सारा कांस्टेंट है, यहाँ पे ABCD कुछ भी आप रख सकते हैं, आपका मर्जी, ठीक है। तो ये सब में C1 C2 C3 ऐसा लग जाएगा, और E का पावर में M1x M2x M3x जो रूट्स रहेगा उस वो रख करके और बगल में x रख देना है, तो वो कंप्लीमेंट्री फंक्शन हो जाएगा उस केस में। अगर सारे रूट्स इक्वल आ गए, दूसरा नंबर केस में अगर सारे रूट रियल हैं और सारे के सारे रूट इक्वल आ गए, मान लिए कि m1 ही 5 बार आ गया, ठीक है। अगर मान लिए कि किसी इक्वेशन का रूट m1 ही 5 रूट है और पांचों इक्वल है, पांचों के पांचों m1 ही है, उस केस में क्या होगा, तो उस केस में कंप्लीमेंट्री फंक्शन कुछ ऐसा बनेगा, c1 प्लस c2 x प्लस c3 एक्स स्क्वायर अब प्लस डॉट 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 इंटू ई का पावर m1x, जहाँ m1 क्या है उसका रूट्स है, ठीक है, और c1 c2 c3 ये सब कांस्टेंट है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं ये केस, तीसरा केस, कंजुगेट कॉम्प्लेक्स बने जो रिपीट नहीं करता है। मतलब अगर कंजुगेट आप समझते हैं, ऐसा अगर हो, अगर कोई ऐसा रूट आ जाए अल्फा प्लस माइनस बीटा, ये प्लस माइनस के साथ जो आता है ना कॉम्प्लेक्स नंबर में, उसको हम लोग कंजुगेट बोलते हैं, ठीक है। तो कंजुगेट कॉम्प्लेक्स आ जाए लोग जो रिपीट नहीं करता है, मतलब अलग अलग कंजुगेट, जैसे अल्फा प्लस बीटा ये आ गया, फिर मान लिए ये अल्फा 1 प्लस बीटा 1 आ गया, फिर ये अल्फा 2 प्लस माइनस बीटा 2 आ गया, ऐसे करके रूट चार्ट जा रहे हैं, सारे के सारे अलग अलग हैं। उस केस में क्या होगा, तो उस केस में ये होगा, ठीक है। उस केस में कुछ ऐसा कंप्लीमेंट्री फंक्शन बनेगा, ई का पावर अल्फा एक्स प्लस ए कॉस बीटा एक्स प्लस बी साइन बीटा एक्स, ठीक है। आपके दिमाग में एक बात आ रहा होगा कि ये अल्फा और बीटा था तब तो हुआ है, अगर ये यहाँ पे 2 3 4 आ जाए, अल्फा 1 अल्फा 2 ऐसे करके आ जाए, तो यहाँ अल्फा 1 रखेंगे, यहाँ बीटा 1 रखेंगे, यहाँ बीटा 1 रखेंगे, प्लस फिर अल्फा 2 बीटा 2 ऐसे करके इसको आगे बढ़ाएंगे, ये होगा कंप्लीमेंट्री फंक्शन, ठीक है। अब आते हैं लास्ट टाइप पे कि कंजुगेट कॉम्प्लेक्स हो लेकिन रिपीटेड हो, अल्फा बीटा ही आ रहा है प्लस माइनस में, लेकिन ये 10 बार 12 बार ऐसे करके कुछ आ रहा है, आर टाइम्स आ रहा है, तब क्या होगा, तब कुछ ऐसा कंप्लीमेंट्री फंक्शन बनेगा, ई का पावर में आर एक्स, ठीक है। आर यहाँ पे क्या है, आर जितना टाइम ये रिपीट किया है वो है, ठीक है। और a1 प्लस a2 एक्स प्लस a3 एक्स स्क्वायर ये क्या है, तो a1 a2 a3 an तक जो है वो एक कांस्टेंट है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लास्ट वाला जो टर्म है वहाँ x का पावर r माइनस 1 है, यानी जितना बार रिपीट किया उससे एक कम रखना है, ठीक है। और इंटू कॉस बीटा एक्स है, और यहाँ साइन बीटा एक्स है, और यहाँ वो सेम चीज है, यहाँ b है, ठीक है।
ऐसे करके ये 4 टाइप का कम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है। लेकिन अभी भी डाउट क्लियर नहीं हुआ है, एक डाउट आपको आ सकता है, हम बता रहे हैं क्या आ सकता है। मान लिए कि मेरे पास कोई किसी इक्वेशन का रूट ऐसे आ गया, मान लीजिए कि 3 रूट आया, उसमें एक रिपीट कर रहा है और 2 रिपीट नहीं कर रहा है, या फिर एक रिपीट नहीं कर रहा है दूसरा रिपीट कर। मान लीजिए कि अगर किसी इक्वेशन का हमको मान लीजिए कि x बराबर d बराबर वैल्यू ऐसे प्राप्त हुआ, d इज इक्वल टू 1 और 2 प्लस माइनस आयोटा रूट 3, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, अब ये 1 तो रिपीट नहीं कर रहे हैं, एक ही बार है लेकिन रियल है, तो ये केस 1 पे अप्लाई हो रहा है। और ये जो है ये कंजुगेट कॉम्प्लेक्स है, नॉन रिपीटेड, तो ये केस 3 पे अप्लाई हो रहा है। तो क्या दोनों का CF निकालेंगे? तो हाँ, ऐसा अगर केस आता है तो दोनों का CF निकालेंगे, पहले से पहला का CF निकालेंगे और जितना आएगा उसमें फिर इसका CF निकाल करके ऐड करेंगे, और जो फाइनल आएगा वो पूरा कम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा, यानी इस दोनों को ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो ऐसे कम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को, इस टाइप की इक्वेशन को बनाने के लिए पहला जो हम लोग को काम करना था, कम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना था, वो हम लोग सीख लिए हैं कि कैसे निकालेंगे। वैसे भी हम लोग क्वेश्चन करके नहीं देखे हैं, लेकिन वो देखेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग थोड़ा सा सीखने का प्रयास करते हैं कि PI कैसे निकालते हैं, ठीक है। PI को निकालने का तरीका सीख लेते हैं कि उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद हम फाइनली क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि PI कैसे निकालते हैं, पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालते हैं। तो जैसे आपका CF 4 टाइप का था, 4 तरह के CF हो सकते थे, आपको हम चारों अच्छे से समझाए हैं, बताए हैं कि किस केस में कैसे करेंगे। वैसे ही पर्टिकुलर इंटीग्रल जो होता है वो 5 टाइप का होता है, 5 टाइप का आपको आ सकता है पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो आज की वीडियो में हम 2 ही टाइप आपको बताएंगे। वो रीजन ये है कि इसके बाद का जो टाइप है, तीसरा चौथा पांचवा, वो थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, ठीक है, बड़ा हो जाता है। जनरली उससे क्वेश्चन नहीं आता है एग्जाम में, इसी दोनों टाइप से आता है क्वेश्चन। मतलब जो आपको एग्जाम में क्वेश्चन देगा उसमें जो पर्टिकुलर इंटीग्रल आपको निकालना पड़ेगा वो इसी 2 टाइप पे रहेगा, और ये दोनों टाइप बहुत ही ईजी है, ठीक है। जनरली हम बात कर रहे हैं, वैसे पूछ सकता है उससे भी, वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन वो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। वीडियो लंबा हो जाएगा उसको समझाने के चक्कर में, उसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा इससे अच्छा है, उसको वो थोड़ा सा इससे बढ़ा जाता है, ठीक है। तो आज हम लोग इसी 2 टाइप को समझेंगे पर्टिकुलर इंटीग्रल में, ठीक है। तो पहला टाइप ये है कि अगर RHS वाला जो वैल्यू, RHS में जो x का फंक्शन था वो कुछ ऐसा आ जाए, e के पावर में ax आ जाए, ठीक है। और अगर ये नहीं है, अगर ये आ जाए sin ax या फिर cos x, तब हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो अगर e के पावर में x का फॉर्म बनेगा तो पर्टिकुलर इंटीग्रल आप PI जब निकालिएगा तो PI का फॉर्मूला क्या होता है, qx बाई फंक्शन ऑफ d। तो आप इसको लिख दीजिएगा qx बाई फंक्शन ऑफ a, ठीक है। इस d के जगह पे इस a को रिप्लेस कर देना है, पर्टिकुलर इंटीग्रल आपका निकल जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या करना है, इसमें पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए आप जानते हैं कि qx बाई fd होता है। आप ऐसा करिएगा, इसको आप इस फॉर्म में लाइएगा, या फिर हम सीधा नीचे लिख देते हैं, पुटिंग d स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस a स्क्वायर। अब d स्क्वायर की जगह पे माइनस a स्क्वायर रख दीजिएगा, बन जाएगा, ठीक है, सोल्व हो जाएगा। बस इतना ही काम करना है पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए। इसमें d के जगह पे a रखना है, इसमें d स्क्वायर की जगह पे माइनस a स्क्वायर रखना है, ठीक है। आप इतना कर दीजिएगा, पर्टिकुलर इंटीग्रल निकल जाएगा। तो सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन आपको निकालने के लिए क्या क्या करना है, सबसे पहले तो उसको जनरल फॉर्म में लाना है, उसके बाद रूट्स निकालने हैं, और उसके बाद CF निकालने हैं, उसके बाद PI निकालने हैं, और CF और PI को ऐड कर देना, जनरल सॉल्यूशन निकल गया। तो हम आपको अब एक क्वेश्चन करके दिखाते हैं, बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन आपको करके दिखाएंगे, और अच्छे से आपके कंसेप्ट को और क्लियर करेंगे। ये तो थोड़ा सा आपको थ्योरी समझाए हैं, बस क्वेश्चन करिएगा, सारा कुछ अच्छे से क्लियर हो जाएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन लिए हैं, ये बिहार यूनिवर्सिटी 2021 में पूछा हुआ है, बिहार यूनिवर्सिटी के 2021 में ये पार्ट 2 के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है।
तो इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो सॉल्यूशन लिखते हैं, गिवन d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ए है ये, ठीक है, ए स्क्वायर वाई इज इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स है, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, डी स्क्वायर वाई माइनस ए स्क्वायर वाई इज इक्वल टू ए का पावर एक्स। आपको बताया था कि वाई को क्या करना है, कॉमन बनाना है, तो डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू वाई हो जाएगा और इज इक्वल टू ए का पावर एक्स। अब देखिए ये जनरल फॉर्म में आ गया, ये फंक्शन ऑफ डी हो गया है इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स, फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है। तो अब हम लोग इसको 0 के इक्वल में चूज करते हैं, तो वी चूज डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से डी का वैल्यू कैसे निकलेगा, डी प्लस ए इंटू डी माइनस ए कर लेंगे इसको, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से डी का वैल्यू आ जाएगा ए और माइनस ए, ठीक है। तो यहाँ से डी का 2 वैल्यू आया है, प्लस ए और माइनस ए, ठीक है। तो अब हम लोग को क्या करना है, एक्चुअली बोले सी एफ निकालना है। तो सी एफ निकालने के लिए आपको बताए थे कि 4 टाइप का रूट्स होता है, उसी के अकॉर्डिंग निकलता है। तो ये कौन सा टाइप है, ये टाइप 1 है, रियल तो है लेकिन अनइक्वल है। तो इस कंडीशन में कैसे निकलता है सी एफ, तो देखिए सी एफ बराबर इस कंडीशन में होता है C1 और e का पावर में m1x, m1 मतलब पहला रूट, तो ax हो जाएगा अब प्लस C2 और e के पावर में दूसरा रूट माइनस a और x हो जाएगा। तो ये CF निकल गया। अब हम लोग को क्या निकालना है, PI निकालना है। तो चलिए PI निकालते हैं। तो नाउ आप इसको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन पूरा लिखने का कोई जरूरत नहीं है, हर कोई समझता है, सीएफ बुक में भी सीएफ ही लिखता है, आप एग्जाम में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और इसको पीआई लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर्टिकुलर इंटीग्रल, ठीक है। पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू क्यू एक्स बाई एफ डी होता है। तो क्यू एक्स के जगह पे यहाँ पे आप देखिए ई टू दी पावर एक्स है, ई टू दी पावर एक्स बाई यहाँ पे फंक्शन क्या है, डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, ठीक है। अब देखिए एक लोचा हो गया यहाँ पे। लोचा क्या है, लोचा ये है कि रूल हम लोग का ये कहता है कि आप डी के जगह पे ए रख दीजिए, ठीक है। तो डी के जगह पे ए रख देंगे, लेकिन दिक्कत है, एक दिक्कत क्या है कि जब डी के जगह पे ए रखेंगे ना तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 0 हो जाएगा, नीचे में 0 हो जाएगा। अब बाई में जब 0 आ जाता है ना तो ये इन्फिनिटिव आ जाता है, ठीक है, ये अनडिफाइन हो जाता है, ठीक है। नीचे में जब 0 माइनस 0 हो जाएगा तो वो अनडिफाइन हो जाएगा। जब अनडिफाइन हो जाएगा तो हम लोग का कोई सॉल्यूशन ही नहीं निकलेगा, अनडिफाइन थोड़े चाहिए पीआई। तो जहाँ रूल पड़े तो वहाँ एक बात और मेंशन था जो हम बताना भूल गए हैं कि यहाँ पे ए तो रख सकते हैं लेकिन उसी कंडीशन में रख सकते हैं जब ये नीचे वाला 0 ना बनाए। तब बात आता है कि अगर 0 बनाएगा तब क्या करेंगे, तब ऊपर वाले में x से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे वाले को डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है, और उसके आगे सोल्व करेंगे। देखिए क्या करते हैं, अब ऊपर वाले में x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो x हो गया और e का पावर ये x हो गया, अब बाई और नीचे वाले को डिफ्रेंशिएट करते हैं, समझ रहे हैं, नीचे वाले को डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो आइए डिफ्रेंशिएट करते हैं। डी स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा, 2d हो जाएगा, ठीक है। ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर का तो डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा ना, ठीक है। तो डी स्क्वायर का तो 2d हो गया, लेकिन ए स्क्वायर का 0 हो जाएगा तो ये 2d का 2d ही रह जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या करना है, तो सबसे पहली बात ये 2 1/2 बाहर आ जाएगा, ये तो कांस्टेंट है, और d ऊपर जाएगा। अब देखिए d ऊपर जाएगा तो ये इंटीग्रेशन, चूंकि d डिफ्रेंशिएशन है, ये ऊपर जाकर के इंटीग्रेशन हो जाएगा, उलट जाएगा ना। अगर 1/d है तो आप इसके बराबर में इंटीग्रेशन समझिएगा dx, समझ रहे हैं, 1/d को आप इंटीग्रेशन समझिएगा x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो ये d ऊपर जाएगा तो ये इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो अब ये इंटीग्रेशन के अंदर में x और e टू दी पावर x dx आ गया, ठीक है। अब आप इसको सोल्व करिए तब पी आई निकलेगा, समझ रहे हैं ना।
तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इस पे पार्शियल फ्रैक्शन लगा देंगे। तो चलिए पार्शियल फ्रैक्शन लगा करके इसको सॉल्व करते हैं। तो 1/2, अब देखिए पार्शियल फ्रैक्शन क्या कहता है, आई लेट, तो ई तो सबसे बाद में आता है ना, तो एक्स को फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, तो फर्स्ट फंक्शन को बाहर निकालते हैं, सेकेंड का इंटीग्रेशन करते हैं, ठीक है, माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं और सेकेंड का फिर इंटीग्रेशन करते हैं और एक बार पूरे का इंटीग्रेशन करते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/2, उधर दिखाई दे रहा है, उधर नहीं दिखाई दे रहा होगा, अच्छा कोई ना, वो डिफरेंशिएशन ही चल रहा है, आप समझ जाइएगा उतना। 1/2 e⁻x का डिफरेंशिएशन, तो a बाहर निकलेगा, लेकिन a बाहर निकलेगा 1/, के रूप में ना, तो ये x/a निकलेगा, ठीक है, और e⁻x इतना का इंटीग्रेशन इतना ही होगा, माइनस, अब देखिए इसका तो इंटीग्रेशन 1 हो जाएगा, डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, dx/dx 1, और इंटीग्रेशन के अंदर बच जाएगा ये, तो ये 1/a और ये e⁻x dx हो जाएगा, ठीक है, ये तो दिख रहा होगा, ठीक है। अब आइए 1/2, नीचा नहीं दिखेगा ना, यही कट गया, नीचा नहीं दिखेगा, ठीक है। तो ये पी का वैल्यू इतना है, अभी आगे और ये सिंप्लीफाई होगा, हम इधर लिखते हैं देखिए ये छोटा सा इधर है, ये काम देगा, हल्का सा इतना परसेंट, ठीक है। तो ये पी का हम लोग वैल्यू निकाल रहे थे, ठीक है। तो पी इज इक्वल टू, ये 1/2 मल्टीप्लाई में है, तो ये 1/2 रहेगा, उसके बाद x और e⁻x, x e⁻x और y में है a, ठीक है, और माइनस, अब इसका जब देखिए इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो 1/a बाहर निकलेगा और एक 1/a ये भी है, इंटीग्रेशन होगा तो 1/a² हो जाएगा, ठीक है, 1/a² और e⁻x, ठीक है, इस टाइप से कुछ आएगा पी का वैल्यू। अब देखिए इसमें a है, इसमें a² है, तो आप क्या कर सकते हैं, दोनों में से एलसीएम भी ले सकते हैं। अच्छा ये थोड़ा और इधर स्पेस हम लोग को मिल जाएगा, ठीक है। तो पी का जो वैल्यू है, आप क्या कर सकते हैं, दोनों में से a² कॉमन लेके बाहर निकाल सकते हैं, 1/2a और ये x या फिर दोनों में से सीधा a² कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। इसमें तो a है नहीं, तो a एक रख लेंगे, ax e⁻x हो जाएगा, माइनस हो जाएगा e⁻x, ठीक है। अब इसमें से ये कॉमन भी आ जाएगा, तो इक्वल टू e⁻x/2a² और इंटू x-1, ये पी का वैल्यू आया है, ठीक है। अब पी का वैल्यू आ गया और सी एफ का भी वैल्यू हम लोगों के पास आ ही गया है, अब दोनों को ऐड कर देंगे तो जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। तो हेंस y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, ठीक है। तो सी एफ का वैल्यू रख देते हैं, सी एफ का वैल्यू है C1 e⁻x और प्लस C2 e⁻x अब प्लस, अब पी का वैल्यू रखते हैं, तो पी का वैल्यू है e⁻x बाई में 2a² इंटू x-1, ठीक है, और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप नीचे लिख सकते हैं वेयर C1 एंड C2 आर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ठीक है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है यहाँ पे, यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे और सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।